गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर वर्षा सिंह स्वागत करती हूँ आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। बाकी बच्चे हैं ही नहीं, जल्दी से शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे आ जाएं। oogenesis या क्या कहेंगे, अंडजनन। ठीक है, तो युग्मक जनन में कल हमने क्या कहा था कि मादा युग्मक से क्या रिलीज होता है, अंडाणु। ठीक है, देखो नोट डाउन करते चलेंगे। अंडाशय की यानी कि ओवरी की अंडाशय यानी कि ओवरी की अंडाशय की द्विगुणित मात्र कोशिका यानी कि मदर सेल। मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अगुणित अंड का निर्माण। ध्यान से सुनेंगे। हाँ, संडे को छोड़कर हर दिन होती है भाई क्लास, ठीक है ना। संडे को छोड़कर हर दिन हमारी क्लास होती है, ठीक है। विभाजन द्वारा अगुणित अंड का निर्माण। विभाजन के द्वारा अगुणित अंड का निर्माण। अगुणित अंड का निर्माण क्या कहलाता है? अगुणित अंड का निर्माण कहलाता है अंडजनन। ठीक है, अगुणित अंड का निर्माण अंडजनन कहलाता है। अंडजनन कहलाता है या कहेंगे oogenesis कहलाता है। ठीक है, एक ही बात है भाई, आप लाइव क्लास अटेंड कर लो, रिकॉर्डेड देख लो। ठीक है, लाइव क्लास अटेंड करोगे तो भी आपको पढ़ना ही है, रिकॉर्डेड देखोगे तो भी पढ़ना ही है। कुल मिला के बात यह है कि आपको पढ़ना ही है। ठीक है, चाहे आप रिकॉर्डेड देख लो, चाहे आप लाइव क्लास अटेंड कर लो। ठीक है, चलो बहुत कम बच्चे हैं, कोई बात नहीं है, फिर भी हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा काम पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। देखिए अब आप लोग डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, जैसे कल समझाता हमने वैसे ही डायग्राम से समझेंगे। देखो 2n, इसको हमने क्या कहा है? उगोनिया। क्या कहा है इसको? उगोनिया। क्या कहा है? उगोनिया या कहेंगे अंड जनन। अंड जनन कोशिका। देखो जो कल हमने मेल में पढ़ा था वो थोड़ा सा इजी था, ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस आपको समझना है। ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझना है। अंडाणु जनन, सॉरी, देखो कुछ प्रोसेस तो इसमें सेम रहेगा, जैसे मेल में था समसूत्री विभाजन तक, तो वहां तक तो ये इसमें भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। समसूत्री विभाजन तक कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इधर भी 2n और इधर भी 2n, समसूत्री विभाजन है। ठीक है सुमन, हम ठीक है सुमन। देखो अब ये होता कब है, जो समसूत्री विभाजन हो रहा है ना, ये उगोनिया में या कहेंगे अंडाणु जनन कोशिका में। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखो ये जो हो रहा है समसूत्री विभाजन जो हो रहा है, ये इसके बाद में फिर देखो
ये हो रहा है जन्म से पहले। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, नोट डाउन कर लें, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। देखो ये जो समसूत्री विभाजन वाला प्रोसेस है ना, ये हो रहा है कब? जन्म से पहले। ध्यान से सुनेंगे, कब हो रहा है? जन्म से पहले हो रहा है। यानी कि जो फीमेल है वो कहाँ है? गर्भ में। कहाँ है? गर्भ में है, यानी कि माँ के पेट में है, तब ये वाला प्रोसेस हो रहा है जन्म से पहले। यानी कि एक भ्रूण का जो डेवलपमेंट होगा ना, जब एक, क्या कहेंगे, जब एक भ्रूण है माँ के पेट में, तब ये प्रोसेस होता है जन्म से पहले। ये चीज आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है? जन्म से पहले होता है ये। अब देखिए यहां तक होने के बाद में ये कब हो रहा है? जन्म से पहले। अब होगा इसमें क्या? अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान से सुनेंगे यहां से हम 2n उठाएंगे। देखिए यहां से हम क्या उठाएंगे? 2n। नेक्स्ट पेज पे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां से हम उठाएंगे 2n। देखिए वहां से हमने क्या ले लिया? 2n ले लिया, ठीक है? अब इस, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, 2n ले लिया, ठीक है? अब इस 2n में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा होगा इसमें? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। देखो अब होगा क्या इसमें? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा जब इसमें, तभी क्या हो जाएगा? ये यहां पर रुक जाएगा प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? यहां पर रुक जाएगा। रुक क्यों जाएगा अभी बताते हैं, ठीक है? ये प्रोसेस जो है यहां पर रुक जाएगा। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होना स्टार्ट हुआ था, वैसे ही यहां पर ये प्रोसेस रुक गया, ठीक है? वैसे ही ये प्रोसेस यहां पर रुक गया, ठीक है? अर्धसूत्री विभाजन में भी कब? जो पूर्वावस्था फर्स्ट, या कहेंगे प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, या इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन में भी आप एक पॉइंट ऐड करेंगे कि कहां पे रुका है? पूर्वावस्था, पूर्वावस्था फर्स्ट, या कहेंगे प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट में ये रुक जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अब होगा जन्म, ठीक है? अब क्या होता है? जन्म। क्या होगा अब? यहाँ पे जन्म हो गया, ठीक है? वो ये जो प्रक्रिया हो रही थी, देखें ये जो प्रक्रिया हो रही थी, देखो जन्म से पहले, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये हो रही थी जन्म से पहले हो रही थी ये प्रक्रिया, ठीक है? अब देखिए, अब ये 2n हमने यहां से लिया, ये वाला 2n लिया, ये इसमें हो रहा था अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जो कि पूर्वावस्था या प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि अब हो गया जन्म, ठीक है? क्या हो गया? अब हो गया जन्म, हो गया बच्चे का, ठीक है? अब जन्म हो गया, तो ये हमें क्या मिला है? इसको हम क्या कहेंगे? ये जो 2n है, ये क्या है हमारे पास? ये है प्राइमरी oocyte। ये क्या है? प्राइमरी oocyte, ठीक है? तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में रुक गया था, वो क्या था? प्राइमरी oocyte, ठीक है? अब देखिए इसमें विभाजन हुआ, देखते चलेंगे सभी बच्चे। देखो n, ठीक है? अर्धसूत्री विभाजन के बाद में ये यहां पे रुक गया था ना, रुकने के बाद में जब जन्म हो गया, चलो मैं एकदम से क्लियर कर देती हूँ, आधे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। देखें, देखो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ दोबारा से, 2n जो लिख दिया है, ये क्या है? प्राइमरी oocyte। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, प्राइमरी oocyte, ठीक है? अब इसमें अब हमें मिला, इसमें 2n था, वो कब था? जन्म से पहले। जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जैसे ही स्टार्ट हुआ अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, वैसे ही प्रोसेस रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उस भ्रूण का, या कहेंगे उस बच्चे का जन्म हो गया।
ठीक है। जन्म होने के बाद में फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जन्म होने के बाद में फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गया तो हमें पहले क्या मिला, प्राइमरी oocytes। क्या मिले, प्राइमरी oocytes, ठीक है। तो प्राइमरी oocytes में ये मिला हमें फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी। और जो ये सेकंड वाला है ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte मिल गया हमें। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शिव गोपाल यादव भाई मस्ती नहीं क्लास में, ठीक है ना, मस्ती नहीं कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, फालतू का बात नहीं करें। देखिए अब जब यहाँ पे दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, अब देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को एक ही इस पे चार्ट पे समझ में आ जाए। बेकार की बात मत करो भाई, अब सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, एग्जाम आ गए, ठीक है ना। अब देखिए, देखें, अब देखिए, अब इसमें स्टार्ट होगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ये जो एन है, ये एन दूसरे कलर से लिखते हैं। देखिए अब यहां पे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड स्टार्ट होगा। कौन सा, यहां पे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। देखिए अब ये यहाँ पे जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड आ गया है ना, देखो ये अब तब तक ऐसा ही रहेगा, तब तक ये, जब तक इसमें आगे विभाजन जब तक नहीं होगा, जब तक कि इस कोई भी स्पर्म आके, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज नहीं करेगा, जब तक ये प्रोसेस भी यहीं पर रुका रहेगा। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ठीक है, ठीक है, ये भी यहां पर रुका रहेगा जब तक कि कोई भी स्पर्म यहां पे आके फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है, फर्टिलाइज नहीं होगा। जब यहां पर कोई स्पर्म आके फर्टिलाइज हो जाता है, देखें, जब कोई स्पर्म आके यहां पर फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, और थोड़ा छोटा करेंगे भाई, चलो देखो यहां पे अब हमें क्या मिल जाएगा, एक्स 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 से डिनोट कर दिया है, ठीक है, एक्स एक्स से डिनोट कर दिया है। जब स्पर्म आके इससे फर्टिलाइज हुआ तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो गया। किसमें, अर्धसूत्री विभाजन में भी क्या, मेटाफेज सेकंड। कौन सा, मेटाफेज सेकंड, ठीक है। अब हमें यहां पे मिल गया एक तो मिल गया क्या, अंडाणु, एक क्या मिल गया, अंडाणु या कहेंगे एग, और दूसरा क्या मिल गया हमें, सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है, सेकंड पोलर बॉडी। देखो जैसे मेल में होता है ना, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, मेल में क्या होता है कि सारा प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहता है। जैसे 13-14 साल की जैसी एज हुई, प्यूबर्टी वाली या कहेंगे यौवन अवस्था प्रारंभ हुई, तो मेल में क्या होता है, कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस चलता रहता है। पर फीमेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, ये प्रोसेस जो है वो रुक रुक कर होता है, ठीक है, फीमेल में ये प्रोसेस रुक रुक कर होता है। कुछ आधा पोर्शन जन्म से पहले यानी कि माँ के गर्भ में, आधा जन्म के बाद फिर रुक जाता है, जन्म के बाद रुक जाता है, फिर जब स्पर्म फर्टिलाइज करेगा आधा प्रोसेस जब होता है। तो फीमेल में, हाँ फीमेल में क्या होता है, फीमेल में oogenesis या कहेंगे अंड जनन का जो प्रोसेस होता है रुक रुक कर होता है। मेल्स में ऐसा नहीं होता, मेल में 13-14 साल की एज हुई
जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है, ठीक है। फीमेल में रुक रुक कर होता है ये प्रोसेस, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, ये प्रोसेस रुक रुक कर होता है, या कहेंगे निषेचन। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूं, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग डाल दे रही हूँ, निषेचन या क्या कहेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन। वैसे मैं उम्मीद करेक्ट आंसर दिया है, फिर भी आप एक बार देख लेंगे। चलो देखिए आंसर लिखते हैं हम। देखिए मादा युग्मक, मादा युग्मक क्या है हमारे पास, अंडाणु या कहेंगे एग। मादा युग्मक तथा नर युग्मक, नर युग्मक क्या है हमारे पास में, स्पर्म या कहेंगे शुक्राणु, ठीक है, स्पर्म या शुक्राणु। मादा युग्मक तथा नर युग्मकों का संलयन यानी कि उनका मिलना, ठीक है। नर युग्मक तथा मादा युग्मकों का संलयन या मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। या ये कहेंगे नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज। क्या बनाते हैं, युग्मनज या कहेंगे क्या, जाइगोट बनाते हैं। इसी क्रिया को हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो देखो मादा युग्मक तथा नर युग्मक यानी कि शुक्राणु आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, ध्यान से देखेंगे, मिलकर द्विगुणित, द्विगुणित क्या बना रहे हैं, युग्मनज। द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। द्विगुणित ऐसे लिख देते हैं, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, करते हैं, उसे हम निषेचन कहते हैं। उसे निषेचन, निषेचन कहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम निषेचन कहते हैं, ठीक है, निषेचन कहते हैं। यानी कि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज यानी कि डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। ध्यान से देखेंगे, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन। बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगर अभी तक भी आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो अभी भी टाइम है, आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आप, देखिए ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। मान लीजिए ये क्या है, कोई मेल गैमेट है, मेल गैमेट, और ये हमने ले लिया कोई क्या है, ये फीमेल गैमेट है। क्या है, फीमेल गैमेट। अब देखिए हमने क्या कहा है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर, ध्यान देंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर, आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, युग्मनज, जाइगोट। ध्यान देंगे, देखो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये अलग अलग होते हैं तो हमने क्या कहा है, मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक, यानी कि ये जब सिंगल होते हैं तो हम इनको क्या कह देते हैं, युग्मक। दोनों को क्या बोल देते हैं, युग्मक। अब ये क्या है, अगर जब ये हमने सिंगल लिया है तो ये है हमारे पास में क्या, शुक्राणु। ये क्या है, ऐसे लिख देते हैं, ये क्या है, शुक्राणु है, ठीक है।
शुक्राणु, और ये है हमारे पास में अंडाणु। ये क्या है? अंडाणु। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों जब अलग अलग हैं, तो जब अलग अलग हम इनको कह देते हैं क्या? युग्मक। अलग अलग हम इनको क्या कह देते हैं? युग्मक। देखिए मेल का शुक्राणु, फीमेल का अंडाणु, जब ये अलग अलग हैं तो हमने इनको कह दिया युग्मक। क्या कह दिया? युग्मक। जब ये आपस में मिल गए, यानी कि इसमें क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? निषेचन, या कहेंगे फर्टिलाइजेशन। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन या कहेंगे निषेचन हो गया, तो आपस में ये मिल गए, अब हम कह देंगे इसको युग्मनज। यानी कि जब अलग अलग थे तो युग्मक, और आपस में मिल गए तो युग्मनज। ठीक है, अब होता क्या है, आगे का प्रोसेस देखेंगे। ये तो नॉर्मल हो गया कि निषेचन होता क्या है। देखिए अब निषेचन, ये यहां तक समझने के बाद में देखिए, जो शुक्राणु होते हैं, जो शुक्राणु या कहेंगे जो स्पर्म होते हैं, ये प्रोसेस मैंने कल, ये डायग्राम मैंने शायद आपको कल भी बताया था। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगी इस डायग्राम को, क्योंकि मैंने कल भी, अभी कल परसों, कल ही शायद, परसों नहीं शायद कल ही बना दिया था। ठीक है ना, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगी अब मैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जब स्पर्म वजाइना के थ्रू एंटर करते हैं बॉडी में, जब स्पर्म वजाइना के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं, तब होता क्या है कि लाखों की संख्या में, ध्यान देंगे, लाखों की संख्या में स्पर्म जाते हैं यूटेरस के अंदर। ठीक है, लाखों की संख्या में स्पर्म जो है वो यूटेरस के अंदर जाते हैं। पर जो यूटेरस या कहेंगे गर्भाशय, हाँ गर्भाशय जो होता है, उसका जो वातावरण होता है या जो उसका इन्वायरमेंट होता है, वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो यूटेरस का इन्वायरमेंट कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा? अम्लीय होता है। ठीक है, गर्भाशय या यूटेरस का इन्वायरमेंट कैसा होता है? अम्लीय। ठीक है, अब देखिए फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब स्पर्म वजाइना के थ्रू जब यूटेरस में एंटर करते हैं, तो लाखों की संख्या में करते हैं, लाखों की संख्या में करते हैं। लेकिन क्योंकि यूटेरस या कहेंगे गर्भाशय का इन्वायरमेंट या वातावरण अम्लीय होता है, ठीक है, वातावरण अम्लीय होता है, तो वातावरण अम्लीय होने के कारण होता क्या है कि जो आधे से ज्यादा जो शुक्राणु होते हैं, आधे से ज्यादा जो शुक्राणु होते हैं या स्पर्म होते हैं, वो यही यूटेरस में मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका इन्वायरमेंट होता है कैसा होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। यहां लिख देते हैं गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है? गर्भाशय का इन्वायरमेंट अम्लीय होता है। तो अम्लीय होने की वजह से आधे से ज्यादा जो स्पर्म होते हैं वो मर जाते हैं। इसीलिए स्पर्म का जो काउंट है या स्पर्म के जो नंबर्स हैं वो ज्यादा होना चाहिए। यानी कि ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पर्म एक सीमेन में काफी ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, सीमेन में नंबर ऑफ स्पर्म काफी ज्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आधे तो यहीं पे मर जाते हैं, अम्लीय वातावरण है इसका, इसीलिए। ठीक है, जो कुछ बचे हैं वो पहुंचते हैं कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एग के साथ में। ठीक है, एसिडिक होने की वजह से आधे से ज्यादा स्पर्म मर जाते हैं। कुछ ही अमाउंट में क्या होता है? कुछ ही अमाउंट में फर्टिलाइजेशन यानी कि कहेंगे निषेचन स्थल तक, जो कि फैलोपियन ट्यूब है। निषेचन आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो कुछ ही जो बचे हुए हैं वो कहाँ पे पहुंचते हैं? यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद में एग के साथ में फर्टिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, एग के साथ में फर्टिलाइज हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को?
देखो उसमें FSH और LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। किसी ने, लाल मोहन कुमार ने कुछ क्वेश्चन पूछा है उसका करके कुछ, कौन कौन से हार्मोन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें बताते हैं FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। विशाल न्यू स्टूडेंट है हमारे साथ में, बहुत बहुत स्वागत है विशाल आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। जल्दी बताएं भाई। हाँ, एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, करेक्ट आंसर है। चलो इस पॉइंट को भी बता दे रहे हैं। देखो होता क्या है, हमने कहा था कि लाखों की संख्या में, कैसे, लाखों की संख्या में वजाइना के थ्रू एंटर करते हैं, लाखों की संख्या में स्पर्म एंटर करते हैं, पर हमने अभी बताया कि कुछ एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, पर इसमें से भी जो कुछ पहुंचते हैं, ठीक है, अब होता क्या है, हमने कल बताया था कि एक टाइम पर एक ही ओवरी एग रिलीज करती है। मान लीजिए इस मंथ इस वाली ओवरी ने एग रिलीज कर दिया, तो होता क्या है, आधे स्पर्म तो चले जाते हैं इधर, ठीक है, आधे स्पर्म चले जाते हैं इधर और आधे चले जाते हैं सीधे। तो आधे सीधे जो जाते हैं वो वैसे ही इस वॉल से टकरा के वैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, यहां से वजाइना के थ्रू जा रहे हैं, आधे इधर चले जाएंगे, आधे सीधे, और कुछ ही है जो जहां पर एग है या कहेंगे अंडाणु है वहां तक जाते हैं। ठीक है, कुछ ही होते हैं जो अंडाणु तक पहुंचते हैं, उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करता है। ठीक है, एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट देख लीजिए। अब चलो नेक्स्ट देखेंगे। मेल में आप सभी को पता होगा कि मेल में XY और फीमेल में XX। ठीक है, अब जो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का ये जो प्रोसेस है, कि ये वाला जो प्रोसेस है कि मेल के क्रोमोसोम फीमेल के क्रोमोसोम से आके, ऐसे ये वाला जो प्रोसेस है सॉरी, ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया क्या, नॉर्मल प्रोसेस हो गया ये तो। अब आप जो पूछ रहे हैं कुछ बच्चे कि मैम जो बच्चे किन्नर होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, देखो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। देखें ध्यान से, ये हो गया फर्टिलाइजेशन नॉर्मल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये हो गया नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कि मेल में XY थे, फीमेल में XX थे, दोनों में क्रॉस हुआ तो 50% हमें गर्ल मिली और 50% हमें क्या मिले, बॉय मिले। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस, और 50% ये दोनों हमें क्या मिले, बॉय मिले। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस। अब क्वेश्चन है किसी बच्चे का कि मैम जो बच्चे किन्नर पैदा होते हैं उनमें होता क्या है। ठीक है, उनमें क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे आप सभी कि उनमें क्या होता है। देखो यहां पे देखिए सेपरेशन हो रहा है किसका, जाइगोट का। ये जो क्रोमोसोम है या ये जो गुणसूत्र है ये अलग अलग हो रहे हैं, XY ये जो है, ठीक है, ये अलग अलग हो रहे हैं। अब जो आपने क्वेश्चन किया है उसमें देखिए होता क्या है, उसमें होता क्या है, जो बच्चे किन्नर पैदा होते हैं उनमें होता क्या है कि मान लीजिए मेल है, ये सेकंड केस ले रहे हैं हम। ठीक है, मेल है, XY है मेल में, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, और यहाँ पे है फीमेल। ठीक है, फीमेल है, इसमें XX है। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो ये क्रोमोसोम है इनका अलग अलग होना जरूरी है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है कि XY जो अलग अलग होके ये क्या बना दिए हैं, अलग अलग होके बना दिए हैं क्या, युग्मक। क्या बना दिए हैं, युग्मक हैं ये क्या हो गए हैं, युग्मक हैं। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम है XY उनका अलग होना जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए उनका अलग होना जरूरी होता है। पर जो किन्नर होते हैं उनके केस में होता क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है ये इनका सेपरेशन नहीं होता है। ठीक है, इनका सेपरेशन जो है इसमें नहीं होता है।
इसको ऐसे समझेंगे आप लोग, देखिए इनका हमने कहा सेपरेशन होना जरूरी होता है। मान लीजिए एक्स, ये जो एक्स वाई है मेल वाले, मान लीजिए इनका सेपरेशन तो हो गया, ठीक है, मान लीजिए इनका सेपरेशन हो गया, एक्स अलग हो गया और वाई अलग हो गया, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए इनका सेपरेशन नहीं हुआ, ये ऐसे ही रह गए, ठीक है। फीमेल में क्या है, वो एक्स का सेपरेशन नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे ही रह गए, ठीक है। अब देखिए जब इनमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन जब होगा, जब इनमें निषेचन होगा तो देखिए अब निषेचन में इसमें होगा क्या, तो देखिए मान लीजिए ये एक्स, ये वाला एक्स क्रॉस करता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सेकंड केस है ये, देखिए मान लीजिए ये वाला एक्स जो है ये क्रॉस करता है इसके साथ में। अब यहाँ पे तो सेपरेशन हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन हुआ नहीं है। जो क्रोमोसोम है, ये जो गुणसूत्र है एक्स एक्स, इसका सेपरेशन नहीं हुआ है। जैसे इसमें हो रखा है कि एक्स अलग युग्मक बन गया और वाई अलग युग्मक बन गया, ये क्या है, युग्मक है। तो इसमें क्या है होता है, जब एक्स इसके साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा या क्रॉस करेगा तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ट्रिपल एक्स, ठीक है। तो आपको पता है, आप सभी बच्चों को पता होगा कि एक्स एक्स क्या हो, एक्स एक्स जब हमें मिलता है तो हमें क्या मिलती है, फीमेल, ठीक है, एक्स एक्स फीमेल और एक्स बाई मेल। अब देखिए इस केस में हमें 3 एक्स मिल गए, ठीक है, इस केस में हमें 3 एक्स मिल गए। अगर यहाँ पे ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्या मिल गया हमको, एक्स एक्स और एक वाई, ठीक है, एक्स एक्स और एक वाई मिल गया। तो होगा क्या, अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, अब यहाँ पे होगा क्या, जो क्वेश्चन किया है बच्चों ने, अब यहाँ पे होगा ये कि देखो आपको पता है कि एक्स एक्स फीमेल बनती है, लेकिन इसमें एक और एक्स है, तो इसमें होगा क्या ना, तो देखो होगा क्या कि जो आपने क्वेश्चन किया था किन्नर वाला, तो जो होगी तो ये फीमेल, ठीक है, क्या होगी ये, करेक्टर, इसमें ध्यान से सुनेंगे, इसमें जो करेक्टर होंगे फीमेल के वो एक्स्ट्रा होंगे। जैसे एक नॉर्मल करेक्टर होते हैं फीमेल में, उससे एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फीमेल में ही एक्स्ट्रा फीमेल करेक्टर होंगे, ठीक है, यानी कि वो ओवर डेवलप्ड होगी, क्या होगी, ये कह सकते हैं ओवर डेवलप्ड होगी। यहाँ पे क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखिए 2 एक्स है 1 वाई है, तो आपको पता है एक्स एक्स मिलके क्या बनाती है, गर्ल, और एक्स वाई मिलके क्या बनाता है, बॉय बनाता है। और हमारे पास है क्या यहाँ पे, एक्स एक्स और वाई, यानी कि तीनों हैं, यानी कि तीनों हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मिक्स करेक्टर होंगे। कैसे होंगे, मिक्स करेक्टर होंगे, मिक्स, ठीक है, यहां पर मिक्स करेक्टर होंगे, यानी कि बॉय प्लस गर्ल दोनों के करेक्टर इसमें शामिल होंगे, यानी कि ओहो बॉय बॉय लिख गया, चलो, यानी कि होगा क्या कि आधे जो उनके जननांग हैं वो मेल और आधे जो जननांग हैं वो कैसे होंगे, फीमेल होंगे, ठीक है, यानी कि मिक्स करेक्टर होंगे उसमें, बॉय प्लस गर्ल, ठीक है। तो ये जो होता है, जो बच्चे किन्नर पैदा होते हैं उनमें होता क्या है कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम की गड़बड़ी की वजह से हो जाता है, ठीक है। प्रांजलि पांडे को पता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें यही होता है कि जो इसमें क्रोमोसोम का काम हो रहा है ना, क्रोमोसोम इसमें प्रॉपर वर्क नहीं करते, यानी कि जो नॉर्मल चल रहा है, देखिए नॉर्मल प्रोसेस क्या चल रहा है, नॉर्मल प्रोसेस तो ये है कि एक्स वाई एक्स एक्स दोनों का सेपरेशन हुआ, अलग अलग हुए, एक्स वाई अलग हुए, एक्स एक्स अलग हुए, ये युग्मक कहलाएंगे। इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में 50-50% होते हैं कि 50% गर्ल 50% बॉय, ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस। यहाँ पे मेन रोल है ये जो क्रोमोसोम है इनका सेपरेशन होना, ठीक है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होना। और ये जो इधर लिख देते हैं, फर्स्ट केस है ये, फर्स्ट, ठीक है। मेन रोल क्या है, तो आप लोगों को
इतना समझना है कि क्रोमोसोम की गड़बड़ी की वजह से, या कहेंगे गुणसूत्रों की गड़बड़ी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, गुणसूत्रों की गड़बड़ी नहीं है, मुझे लगता है ये सभी बच्चों को पता होगा। 23वें जोड़ी गुणसूत्रों में, वैसे गुणसूत्रों के बारे में मैं अभी तक मुझे लगता है 3 से 4 बार बता चुकी हूं, 3 से 4 बार मैं। अब विशाल पूछ रहे हैं मैम ईयर में हेयर कैसे हो जाते हैं? भाई उसका कोई वो नहीं है, वो कुछ बीमारी या कुछ वैसा नहीं है कि कान पे बाल क्यों आ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखो आप सभी को पता होगा कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं टोटल, 23 जोड़ी गुणसूत्र आप सभी को वैसे पता होगा। किसी बच्चे ने कहा है तो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। लाल मोहन कुमार ने कहा है और थोड़ा गुस्से में भी कहा है उन्होंने, मैम बता रही हो कि नहीं आप? मैम अम्बुल भाई देखो आप जो पूछ रहे हो मैम जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, ये हमने मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस पढ़ा दिया है। आप हमारा प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिए, ठीक है, पढ़ा हुआ है लेक्चर, वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो आपको सभी को पता है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसमें से कि जो 22 जोड़ी होते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूंगी अब क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। जो 22 जोड़ी होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। और जो बाकी होते हैं 22 जोड़ी क्या है? ऑटोसोम। जो एक जोड़ी बचा है वो क्या है? एक जोड़ी है लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र या कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो लाल मोहन कुमार ने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन ये था कि मैम जो ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र में गड़बड़ी होती है क्या वो 23वें जोड़ी गुणसूत्र में होती है? हाँ, तो करेक्ट आंसर है 23वें जोड़ी गुणसूत्र में होती है। क्यों? क्योंकि जो 23वें जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23वें जोड़ी गुणसूत्र कौन कौन से होंगे? फीमेल में कौन सा होगा? अभी पढ़ाया है, फीमेल में XX, मेल में XY, मेल में XY, ठीक है। तो ये कौन से हैं? ये 23वें जोड़ी गुणसूत्र हैं। कौन से हैं ये? 23वें जोड़ी हैं, ठीक है, 23वें जोड़ी गुणसूत्र हैं। 23वें जोड़ी गुणसूत्र की ही वजह से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, जो 23वें जोड़ी जो गुणसूत्र है, मेल में XY, फीमेल में XX, तो इसी की वजह से किसी भी बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ठीक है, मेल या फीमेल बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।